तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल हॉट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का साइंस का चैप्टर नंबर है 6। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वस्तुओं का समूहीकरण। देखिए वस्तुओं का समूहीकरण क्या होता है। तो हमारे घर के आसपास, हमारे घरों में या घर के आसपास बहुत सी वस्तुएं होती हैं और उनको एकत्रित करना और एकत्रित करके एक जगह रखना ही क्या कहलाता है, समूहीकरण। तो आइए हम लोग वस्तुओं का समूहीकरण को समझते हैं। तो पहला पॉइंट है समूहन। तो जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं तब उनकी पहचान सरलता से की जा सकती है। इस क्रिया को समूहन कहते हैं। देखिए विशेष गुण के आधार पर वस्तु का हम समूहन कैसे करते हैं, तो विशेष गुण के आधार पर। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ है, तो मान लीजिए जैसे चीनी है या फिर पानी है, तो हम पानी को अलग रखेंगे, चीनी को अलग रखेंगे, तब तो हम उसको अलग कर पाएंगे। यानी कि मान लीजिए कोई छोटा छोटा चीज़ है जिसके हमको, अगर मान लीजिए कोई कीला है, मतलब कील मतलब कांटी जिसको बोलते हैं, कील है, अगर उसको हम क्या करेंगे कि उसको हम बहुत बड़ा सा बर्तन में रख देंगे तो उसको हम ढूंढ नहीं पाएंगे। अब तो यानी कि अलग अलग उनके गुण के आधार पर जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुण के आधार पर अलग अलग समूह में रखते हैं और इनकी पहचान हम सरलता से की जा सकती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, समूहन। जैसे कुर्सी है तो कुर्सी को कुर्सी के भीड़ में रखेंगे। अगर कोई छोटा सा चीज़ है, बुक है, तो उसको हम बुक के लाइब्रेरी में रखेंगे। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि समूहन क्या होता है। तो उसके विशेष गुणों के आधार पर उसको समूह में रखना ही क्या कहलाता है, समूहन कहलाता है। नेक्स्ट है कि पदार्थ से बनी विभिन्न वस्तुएं। देखिए पदार्थ से बनी विभिन्न वस्तुएं जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक। तो लकड़ी का क्या क्या चीज़ हो जाएगा, जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि लकड़ी की वस्तु उधर रखा है, लकड़ी की वस्तु इधर रखा हुआ है और प्लास्टिक की वस्तु इधर रखा हुआ है, तो हम लकड़ी की वस्तु का समूहन एक तरफ करेंगे। तो लकड़ी की वस्तु में जैसे क्या आ जाएगा, तो पेंसिल, बेंच, डेस्क और दरवाज़ा, ये सब क्या आ जाएगा लकड़ी की वस्तुओं में। तो हम बोलेंगे कि लकड़ियों का समूहन उधर है। और प्लास्टिक का इधर है, तो प्लास्टिक में क्या आ जाएगा, तो पेंसिल बॉक्स और लंच बॉक्स क्या आ जाएंगे, प्लास्टिक की वस्तुएं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वस्तुएं एवं आकृतियां एवं पदार्थ। देखिए वस्तुएं जो होती है उनकी आकृति एवं पदार्थ देखते हैं। तो जो गेंदा और फुटबॉल होता है वो गोलाकार होता है। यानी कि हम बोलेंगे कि गोला जो भी चीज़ है उसको एक तरफ रख दो। तो हम गेंदा और फुटबॉल मान लीजिए एक तरफ से वस्तु है, तो वस्तु में क्या क्या है, तो गेंदा, फुटबॉल, बेंच, डेस्क, गिलास, ये सब एक प्रकार का रखा हुआ ढेरेले वस्तु है, बहुत सारे वस्तु रखे हुए हैं। हम बोलेंगे कि गोलाकार वस्तु को एक तरफ रख दो, हम बोलेंगे कि आयताकार वस्तु को एक तरफ रख दो और बेलनाकार वस्तु को एक तरफ रख दो। तो हम उसके आकार के आधार पर हम क्या करते हैं, तो पदार्थों का समूहन करते हैं। तो जब ये पांचों छह एक जगह रखा हुआ था तो हम क्या किए कि गोलाकार को, तो गेंदा और फुटबॉल को हम एक जगह रख दिए, बेंच डेस्क को एक जगह। किसके आधार पर, तो इसके आकृति के आधार पर हम समूहन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, आकृति के आधार पर समूहन किए हैं। अब समझते हैं कि पदार्थों के गुण एवं दिखावट। तो पदार्थों के गुण में क्या क्या आते हैं, तो पहला चीज है दिखावट। हम लोग पढ़ेंगे पदार्थों के गुण, क्या है, दिखावट। कुछ पदार्थ देखने में चमकीले होते हैं और कुछ नहीं। आमतौर जिन पदार्थों में प्राकृतिक चमक होती है उन्हें धातु कहते हैं। अब देखिए हम बोले कि पदार्थों के गुण के आधार पे, तो एक होता है दिखावट। तो हम बोलेंगे कि जो चमकदार पदार्थ है ना उनको एक तरफ रख दो, और जो गैर चमकदार है मतलब जो नहीं चमक रहे उनको एक तरफ रख दो। तो उस तरह से भी समूहन कर सकते हैं। तो समूहन क्या होता है कि विशेष गुण के आधार पर उनको एक जगह रखना ही क्या कहलाता है, समूहन कहलाता है। आइए समझते हैं संपीड्यता क्या होता है। देखिए संपीड्यता क्या होता है कि पदार्थ जिन्हें आसानी से दबाया जा सकता है उसे हम कोमल कहते हैं। पदार्थ क्या होते हैं कि देखिए एक पदार्थ होगा कि उनको आसानी से दबाएगा तो क्या हो जाएंगे, दब जाएंगे, तो उन्हें हम कहेंगे कोमल पदार्थ। और अन्य पदार्थ जिन्हें हम आसानी से नहीं दबा सकते हैं वो क्या होते हैं, कठोर पदार्थ होते हैं। जिन्हें हम आसानी से नहीं दबा सकते उन्हें कठोर कहते हैं। और इन दोनों से भी एक अलग होता है संपीड्यता। देखिए एक ऐसा पदार्थ था कि जिसको हम आसानी से दबाएं तो दब गया, और एक क्या होता है कि उसको हम दबाएं तो नहीं दबा। तो जो दब गया उसको हम बोलेंगे कोमल पदार्थ, और जो नहीं दबा, दबाने पर नहीं दबा, उसको बोलेंगे कठोर पदार्थ। लेकिन संपीड्यता क्या होता है, तो संपीड्यता दोनों का गुण है। जैसे कि आपने देखे होंगे संपीड्यता में कि आपने रसगुल्ला खाए होंगे, तो रसगुल्ला को जब हम हाथ से पकड़ते हैं वो थोड़ा दबता है, तो उसी को जो दबता है ना उसी को हम बोलते हैं संपीड्यता। जैसे कि आपने रुई का देखा होगा, रुई को जब हम मुट्ठी में लेते हैं तो क्या होता है, दब जाता है, सब छोड़ते हैं तो फैल जाता है। तो क्या होता है कि देखिए जब उसको हम दबाने का कोशिश किए तो दब गया, और जब छोड़े तो पुनः अपनी स्थिति में चल गया। इसी गुण को क्या कहते हैं, तो संपीड्यता कहते हैं। कि जब कोई पदार्थ को दबाते हैं और उसका दबना और पुनः
पुनः अपने स्थान पर आ जाना ही क्या कहलाता है, संपीड्यता कहलाता है। तो संपीड्यता का गुण हमको कहाँ देखने को मिलता है, तो आप देख सकते हैं रबड़ की गेंदा में, प्लास्टिक के गेंदा में और स्पंज के टुकड़ा में। जैसे क्रिकेट बॉल को भी देखे होंगे, जब हाथ से आप दबाइएगा तो दबता है लेकिन पुनः अपने अवस्था में चल जाता है। तो जो दबा उसी को हम बोलते हैं संपीड्यता। जैसे कि कोई गेंदा होगा, जब इसको हाथ से हम लोग दाबें तो ये क्या होगा, दब गया, तो इसी गुण को हम क्या कहते हैं, संपीड्यता कहते हैं। नेक्स्ट है घुलनशीलता। क्या होता है, देखिए घुलनशीलता, तो घुलनशीलता बस समझना है कि पदार्थ में घुलनशीलता इसका एक मुख्य गुण है। मतलब कि घुलनशीलता क्या है कि पदार्थ का घुलना, पदार्थ का किसी पदार्थ में घुल जाना। जैसे कि कोई तेल है, तो तेल जो है पानी में नहीं घुलता है, जो तेल है पानी में नहीं घुलता है, लेकिन क्या होता है कि जो मिट्टी का तेल होता है वो पेट्रोल में घुल जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं यही चीज़ क्या है, घुलनशीलता। तो घुलनशील पदार्थ किसे कहेंगे कि जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम जल में घुलनशील कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, जल में घुलनशील पदार्थ। हम बोलेंगे कि तेल क्या घुलनशील पदार्थ है, तो देखिए जो तेल है वो पानी में जलन घुलनशील नहीं है। पानी के लिए समझिएगा, हम पूछेंगे कि तेल क्या जल में घुलनशील पदार्थ है, तो हम बोलेंगे नहीं। लेकिन तेल एक प्रकार का घुलनशील पदार्थ है, लेकिन किसके लिए, तो यह है पेट्रोल के लिए। जैसे मिट्टी का तेल जो है, मिट्टी का तेल को जब हम पेट्रोल में मिक्स करते हैं तो घुल जाता है। तो देखिए एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में मिलना मतलब घुल जाना, ही क्या कहलाता है, तो घुलनशीलता। तो जो नमक है, नमक पानी में घुल जाता है। तो इस चीज़ को जो मतलब पूरा प्रोसेस हुआ, जो नमक था, नमक जो था कहाँ घुल गया, तो पानी में घुल गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, तो घुलनशीलता कहेंगे। तो घुलनशीलता आप समझे होंगे कि जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं उन्हें जल में घुलनशील पदार्थ कहते हैं, और जो पदार्थ पानी में नहीं घुलते उसे हम अघुलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे में उसमें क्या आ जाएगा, लकड़ी, कोई भी ठोस पदार्थ जो भी है, जैसे कि मतलब लकड़ी ले सकते हैं और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि पत्थर हो गया, इस टाइप का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वो पदार्थ जो जल में नहीं घुलता उसे हम अघुलनशील पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट है उत्प्लावकता। जल में तैरने वाले पदार्थ को उत्प्लावक पदार्थ कहते हैं। जल में तैरने वाले पदार्थ को उत्प्लावक पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के इस गुण को उत्प्लावकता कहते हैं। पदार्थ के इस गुण को क्या कहते हैं, उत्प्लावकता। देखिए पहले बात समझिएगा, जैसे कि पानी है और यहाँ पर कोई वस्तु तैर रहा है, तो जल में तैरने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्प्लावक पदार्थ। उत्प्लावक पदार्थ, जो वस्तु तैर रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे, उत्प्लावक पदार्थ। और ये जो प्रोसेस हो रहा है, मतलब पदार्थ के जो यह गुण है, और इसे ही क्या कहेंगे, उत्प्लावकता। तो आप समझें कि जल में तैरने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उत्प्लावक पदार्थ, और इस गुण को क्या कहते हैं, तो उत्प्लावकता कहते हैं। तो उत्प्लावक आप समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चुंबकत्व क्या होता है। चुंबकत्व देखिए क्या है कि चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर खींचता है या आकर्षित करता है उससे हम कहते हैं, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ। चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर खींच लेता है या आकर्षित करता है उससे हम कहते हैं चुंबकीय पदार्थ। जैसे में क्या हो जाएगा, लोहा, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि। और हम बोलेंगे एक होता है चुंबकीय पदार्थ, एक होता है अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय हम देखिए पढ़ रहे हैं क्या चीज, तो पदार्थ के गुण को। तो चुंबकत्व का गुण भी होता है एक, अचुंबकत्व का भी गुण होता है। यानी कि देखिए चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है या नहीं खींच पाता है वह अचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। जैसे में लकड़ी, प्लास्टिक इत्यादि। मतलब कुछ जो पदार्थ हैं कि जो चुंबक में सट जाएंगे और कुछ है जो चुंबक में नहीं सट पाते हैं। तो जो चुंबक में सट जाएंगे मतलब उसमें आकर्षित हो जाएंगे तो उसे हम कहेंगे चुंबकीय पदार्थ, और जो चुंबक में नहीं आकर्षित हो पाएंगे उन्हें हम बोलेंगे अचुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पारदर्शिता। देखिए पारदर्शिता का होता है ऐसे पदार्थ जिनके हम आर पार देख सकते हैं, जिनके आर पार देखा जा सकता है उन्हें हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पर लिखा गया है, पार कर लीजिएगा उसको। ऐसे पदार्थ जिनकी आर पार देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, जल, वायु और कुछ प्लास्टिक। कुछ प्लास्टिक यहाँ पर लिखा है, कुछ प्लास्टिक कहने का मतलब अगर सफ़ेद प्लास्टिक है तो उसके आर पर हम देख सकते हैं। तो कुछ प्लास्टिक एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। तो पारदर्शिता आप समझे होंगे कि कोई भी पदार्थ है जिसके हम आर पार देख सकते हैं वैसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। तो उनमें कौन कौन से आ जाएंगे, कांच, जल, वायु, ये सब एक प्रकार क्या है, पारदर्शी पदार्थ हैं। अगला है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ अगर हम बोलचाल में कहेंगे कि वैसा पदार्थ जिनके हम आर पार नहीं देख सकते हैं उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं।
तो परिभाषा क्या है कि जिन पदार्थों से होकर आप वस्तु को नहीं देख पाते हैं उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे कि यहाँ पर हम कागज का टुकड़ा रख दिए, किताब रख दिए, और मान लीजिए यहाँ पर किताब है और हम इस साइड हैं और इस साइड कोई व्यक्ति है, तो हमने देखा तो क्या व्यक्ति दिख पा रहा है? तो नहीं। तो किताब यहाँ पर क्या हो गया? तो अपारदर्शी पदार्थ हो गया, अपारदर्शी। तो क्या यहाँ पर डिफिनेशन हो जाएगा कि हम कि इससे होकर चाहे इसके आर पार हम वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हैं, तो जिन पदार्थों से होकर आप वस्तुओं को नहीं देख पा सकते हैं, मतलब नहीं देख पाते हैं या नहीं देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि लकड़ी या गत्ता इत्यादि। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं अपारदर्शी के। नेक्स्ट है परभासी। तो परभासी यानी कि ऐसे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है पर आकृतियां बहुत स्पष्ट नहीं दिखती हैं, पर आकृतियां जो होती हैं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उन्हें परभासी कहते हैं। मतलब कि वैसी पदार्थ जिनके आर पार धुंधला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देगा? धुंधला, मतलब स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं? परभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि धुंधला कांच इत्यादि। जैसे क्या होता है कि जब किसी चीज़ पर जैसे कि हम लोग देखे होंगे कि आँख में ही हम लोग का क्या पड़ता है? पानी पड़ जाता है, तो हमको कोई चीज़ धुंधला दिखाई देने लगता है। तो एक तरह से पानी जो हो जाता है, या कोई मतलब कोई प्लास्टिक रहता है, तो प्लास्टिक के आर पर क्या होता है कि हमको धुंधला दिखाई देता है, पूरा स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो जो प्लास्टिक के प्रकार का हो जाएगा तो उसे हम भी क्या कर सकते हैं? तो परभासी पदार्थ कह सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है पर आकृतियां बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उन्हें हम परभासी पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, तो हम लोग अभी पढ़ लिए पदार्थों का गुण। तो पदार्थ का गुण में हम लोग क्या पढ़े? एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि पदार्थ का गुण कैसे कैसे होता है। तो पहला हम लोग पढ़े दिखावट, दूसरा पढ़े हम लोग संपीड्यता, तीसरा पढ़े घुलनशीलता, और चौथा उत्प्लवकता, फिर पढ़े चुंबकत्व का गुण, फिर पारदर्शिता, अपारदर्शी और परभासी पदार्थ को पढ़े हम लोग। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि हम पदार्थों का सामूहिकरण क्यों करते हैं। तो हम पदार्थों का सामूहिकरण उनके गुणों में समानता तथा विभिन्नता के आधार पर करते हैं। परंतु हम पदार्थों का समूहीकरण क्यों करते हैं? हम पदार्थों का समूहीकरण उनके गुणों में समानता देखते हैं, विभिन्नता के आधार पर करते हैं। पर हम पदार्थ का समूहीकरण क्यों करते हैं? क्वेश्चन मन में आएगा कि हम सर समूहीकरण तो कर लेते हैं, हम सर एक जगह रख लेते हैं, गोला है तो एक जगह रख दिए, लंबा है तो एक जगह रख दिए, और बेलनाकार है तो एक जगह रख लिए, ठीक है। चुंबकीय गुण है तो एक जगह रख लिए, अचुंबकीय गुण है तो रख लिए, ठीक है सर। हम अलग अलग जगह हम छांट लिए उसको, लेकिन हम समूहीकरण क्यों करते हैं? तो आइए समझते हैं समूहीकरण क्यों जरूरी है। दैनिक जीवन में हम प्रायः नहीं होगा, प्रायः पदार्थ का समूहीकरण अपनी सुविधा के लिए करते हैं। जैसे रसोई घर या दवाखाना में। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर हम नहीं रखेंगे, मुझे चावल बनाना है, या फिर मुझे क्या करना है कि आलू और मिर्च है, तो अगर हम क्या करेंगे कि आलू और मिर्च फेंट के रखेंगे, कि में मतलब मिक्स करके रखेंगे, तो हमको कठिनाई होगा कि नहीं होगा? तो होगा। अगर मान लीजिए हम क्या करेंगे कि मुझे मसाला रखना है, तो हम क्या उसको चावल का डिब्बा में रखेंगे? नहीं। तो चावल हम अलग रखेंगे, मसाला हम अलग रखेंगे, ताकि जब मुझे चावल बनाना है तो हम चावल निकालेंगे, जब मुझे मसाला निकालना है तो मसाला निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं अपनी सुविधा के लिए। इसी तरह से दवाखाना में, तो दवाखाना में जो दुकानदार होता है, जो शॉपकीपर होता है, वो भी क्या करता है? समूहीकरण करके रखता है कि अगर जैसे कि इस बीमारी का दवा यहाँ पर है तो इस बीमारी का दवा यहाँ पर है। उसी प्रकार से कोई दुकानदार क्या करता है कि जैसे साबुन का जो रैक है वो अलग रहता है, और जो उसमें कोई भी खाने पीने का सामान है उसका अलग रैक रखता है। और आप समूहीकरण कहाँ अच्छी तरह से देख सकते हैं? जैसे कि पुस्तकालय में। आप जैसे कि पुस्तकालय में गए, लाइब्रेरी में गए, और आपको पता नहीं है, एक मिनट, अगर सामूहिकरण समझना है अगर अच्छी तरीके से कि हम सामूहिकरण क्यों करते हैं, तो उसके लिए पुस्तकालय है। जैसे कि हम लोग लाइब्रेरी में गए, और लाइब्रेरी में क्या हुआ कि मुझे लेना था मैथ का बुक, और मैथ का, इंग्लिश का, इकोनॉमिक्स का, सभी विषयों का बुक जो था वो फेंटा हुआ रखा था, मतलब मिक्स करके रखा हुआ था। तो हम पुस्तकालय में गए, जो मुझे मैथ का किताब चाहिए था, तो क्या हम ढूंढने में मुझे कठिनाई होगा कि नहीं होगा? लेकिन हम क्या करेंगे, उसका सामूहिकरण कर देंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे कि मैथ का बुक, यहाँ पर हम लिख देंगे कि इंग्लिश का बुक, यहाँ पर लिख देंगे कि हिंदी का बुक है। तो हम पुस्तकालय में जाएंगे, और यहाँ पर क्या कर दिए हम कि उसके गुण के आधार पर, उसके गुण के आधार पर हम क्या किए हैं, तो पुस्तकालय में पहले से ये पुस्तक को हम क्या कर दिए हैं? सजा कर रख दिए, यानी कि समूहीकरण कर दिए हैं। तो हम पुस्तकालय में गए और मुझे जो बुक चाहिए था वो हम वहाँ से ले लिए, तो मुझे सुविधा हुआ कि नहीं हुआ? तो हम क्यों करते हैं समूहीकरण? तो हम अपने दैनिक जीवन में सुविधाओं के लिए करते हैं।
तो आई होप कि आप समझे होंगे कि वस्तुओं का सामूहिकरण क्यों जरूरी है और वस्तुओं का समूहीकरण हम किस किस आधार पर कर सकते हैं। तो यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है और मुझे आशा है कि वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।